हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और किसी भी बॉडी को कंडक्शन और इंडक्शन से कैसे चार्ज किया जाता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और कूलाम्स लॉ को भी हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम होता है और जबकि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए किसी भी एक ओरिजिन से ये वेक्टर R1 है और Q2 जो है वो आपका वेक्टर R2 है। यहां पर हम y एक्सिस ले लेते हैं, इधर x एक्सिस। तो Q1 Q2 पर, और ये Q1 Q2 दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, लेकिन यहां पर भी हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो Q1 से Q2 की तरफ हम जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे। तो वो हमने मान लिया कि Q1 से Q2 की तरफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमारा है वेक्टर R21। और यहां पर जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है वो है वेक्टर F21। इसका मतलब ये हुआ, वेक्टर F21 का मतलब ये है कि दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, और इसी तरीके से इधर हो जाएगा वेक्टर F12, यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो जब हम Q1 की वजह से जो Q2 पर फोर्स लग रहा है यानी F21, जब उसके लिए हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर हम जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 लेंगे। लेकिन जब हम Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाएंगे तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। तो यहां पर जो हमारा सबसे पहले F21 निकाल लेते हैं। तो वेक्टर जो F21 होगा वो हमारा हो जाएगा 1/4πε0, इसको हम K मान लेते हैं सीधा। और ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 अपॉन R²। R21 और R12 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सीधा सीधा R है, यानी यहां पर अगर R21 का मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड को हमेशा जो है मॉड में रखा जाता है इस तरीके से, या सीधा सीधा आप R भी लिख सकते हैं, बराबर वेक्टर R12। ये दोनों बराबर होते हैं और इसको हमने ले लिया R के बराबर। तो यहां पर F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², और हम यहां पर वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर भी यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेक्टर R21 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा R21 कैप। यहां पर R21 जो कैप है इसका मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा R21 इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन
R21 या सीधा सीधा मॉड भी लिख सकते हैं। यहां पर जो वेक्टर R21 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है जब हमें R21 जो है वो हमारा Q1 से Q2 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहां पर जिस डायरेक्शन की तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है तो उस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है R2 उसमें से R1 को घटा दें तो ये R21 के बराबर हो जाएगा, यानी वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसका मतलब यह है कि Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन। तो यहां पर अगर आप चाहें तो वेक्टर F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जगह आप रख सकते हैं जो R21 यूनिट वेक्टर है, इसकी जगह आप रख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन R21। और ज्यादा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वेक्टर F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर R21 को आप लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और अपॉन R21। वेक्टर F21 इक्वल टू K Q1 Q2। अब ये R21 मैंने आपको बताया, यहां पर चाहे तो आप वेक्टर R21 लिख लें, चाहे वेक्टर R12 लिख लें, और ये R21 बराबर R12 ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसको हमने क्या माना R, तो यहां पर R21 की जगह R हो जाएगा, तो यहां R मल्टीप्लाई होकर R क्यूब हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिलहाल हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब हम Q1 पर Q2 के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो निकाल लेते हैं। तो वेक्टर F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर का जो है Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिख लेंगे R12 यूनिट वेक्टर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि R12 बराबर होता है माइनस R21, यानी Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो Q1 से Q2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो Q2 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर का अपोजिट होगा। फिर से समझिए, Q1 से Q2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि यूनिट वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ जो है यूनिट वेक्टर वो आपका R21 है, वो अपोजिट होगा Q2 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर, यानी कि तो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर R12 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस R21, तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी जगह लिख देंगे हम माइनस R21, यानी माइनस हम यहां पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इक्वेशन 3 मान लें। तो 3 और 1 से अगर हम देखें तो वेक्टर F12 बराबर होता है, ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू है हमारी F21 की, तो हो जाएगा माइनस का F21। तो ये आपका जो है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि दोनों चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट नेचर का लगाएंगे, यानी अगर एक चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है दूसरा भी चार्ज उतना ही फोर्स पहले चार्ज पे लगाएगा, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है यहां पर फॉलो होता है, एक्शन और रिएक्शन। तो ये हमारा जो था वो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म था। अब हम एक एग्जाम्पल जो है इसमें समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल 1.4 दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है इस एग्जाम्पल में कि Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law of gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो आपको पता है कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। और जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में वो होता है एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी दो बॉडी, उनका ये मास दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस, और यहां पर दो चार्ज दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस। यानी दोनों के डिस्टेंस अगर दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जो हैं इनवर्स स्क्वायर जो है डिपेंडेंस होते हैं डिस्टेंस के, यानी कि दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। अब ये कह रहे हैं इसमें दो पार्ट हैं। ए पार्ट में ये पूछ रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो एक तो आपको एफ ई अपॉन एफ जी यहां पर फाइंड करना है। इसमें पहला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, यानी एक यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इधर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ ई, और साथ में इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है कि इन दोनों फोर्स का क्या रेशियो है। तो यहां पर सबसे पहले एफ ई हमारा ये है और ये हमारा एफ जी है। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है पॉजिटिव, लेकिन हमें इसमें माइनस प्लस नहीं रखना होता है। सीधा सीधा अगर माइनस जो है सेम चार्ज हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी एक दूसरे को धकेलेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर सिर्फ हमें उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। तो एफ ई अपॉन एफ जी जो है हमारा हो जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे आएगी हमारी 9 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 Q2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो है हमें फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे चार्ज दी हुई है और ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर Q1 Q2 जो है हमें पता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है लेकिन अपोजिट नेचर का। तो माइनस प्लस हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19, और मल्टीप्लाई इसी को कर देंगे तो हम इसको सीधा सीधा स्क्वायर लिख लेते हैं अपॉन जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और m1 m2 यहां रख दें, अभी मैंने बताया था। फिलहाल ये m1 जो m1 m2 का मतलब ये है यहां पर कि me अपॉन mp, और यहां पर आप लिख सकते हैं QE अपॉन QP, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर me जो है मैंने भी बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻−31 किलोग्राम मल्टीप्लाई, और मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारा है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻−27। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहां पर हम इसको ऐसे रखें 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, यहां पर 16 को स्क्वायर कर दें, यह आ जाएगा 256। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट भी जो है के बाद जो है 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट आ जाएंगे। तो यहां हम लिख देंगे 2.56 मल्टीप्लाई पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगी 19 2 जा 38 10⁻−38। यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां राउंड ऑफ करके हम 6.7 लिख दें मल्टीप्लाई 9.11, इसको सीधा सीधा 9.1 लिख दें, क्योंकि हमें जो है यानी कि नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यह 9.1 लिख दिया मल्टीप्लाई 1.67, इसको भी हम 1.7 कर लें, या 1.6 भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर हमने 7 कर दिया तो यहां पर हम 1.6 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। और बाकी जो पावर्स हैं वो एक साथ लिख लें। तो यहां पर 10⁻−11 और ये 31, ये 27,
तो ये इनको रख लेते हैं माइनस का 31, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, -27। तो ये हमारा ऊपर जो है 9 है और नीचे 9.1, तो इसको हम जो है काट सकते हैं, लगभग लगभग बराबर ही हैं ये। तो और इधर जो है 38 है और इधर है 9, तो ये हो जाएगा, इधर ऊपर बचेगा 2.56 मल्टीप्लाई 38 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 29। और ये जो है 10 की पावर -11, 31 -27, ये हमारा ऐड होके आएगा 69। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 69 इसमें ऐड हो जाएगा अपॉन 6.7 मल्टीप्लाई 1.6, ये बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 69 में से 29 जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 10 पावर 40 अपॉन इधर 6.7 मल्टीप्लाई 1.6। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहां हट जाएगा। अब इसके बाद हम 256 को 67 और मल्टीप्लाई 16 से, या थोड़ा बहुत हम इसको जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहां से जो है हम एक 10 बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा 2560 मल्टीप्लाई 10 पावर 39 अपॉन 67 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा निकल के आएगा 1072। 1072 से जब हम 2560 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2.38 मल्टीप्लाई 10 पावर 39। तो राउंड ऑफ करके ये हमारा हो जाएगा लगभग 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 39 जो है इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 39 जो है टाइम्स होगा, यानी इतना टाइम्स निकल के आएगा। इसका ये मतलब हुआ। इसमें जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहे हैं कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F बराबर ma, तो A बराबर हो जाएगा F अपॉन m। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगेगा उतना ही फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। तो सबसे पहले तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने हैं, तो उसके लिए F इक्वल टू 1/4πε0 यानी K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 और Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सीधा सीधा रख देंगे 10 पावर -19, दोनों का सेम होगा, स्क्वायर कर देंगे इसे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस जो है वो दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो ये R की जगह 10 पावर -10 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर 256, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर -38 अपॉन 10 की पावर -10 का स्क्वायर यानी 10 की पावर -20। यहां पर जब हम इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2.56 और पावर एक तरफ लिख लेते हैं 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -38 और ये जाके ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा प्लस में 10 पावर 20। जब 9 और 2.56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 23.04 और ये पावर जो होंगी वो एक साथ लिख देंगे 9 -38 प्लस 20। यहां पर 9 प्लस और 20 प्लस तो 29, तो 38 में से 29 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 10 पावर -9। तो जो ये फोर्स निकल के इसमें आ रहा है वो हमारा है 23.04 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 न्यूटन। इतना फोर्स निकल के आ रहा है। अब पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का।
तो ए बराबर एफ, एफ तो दोनों के लिए सेम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स हम यही रख देंगे 23.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे जो कि होता दिया हुआ है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो ये इसको हम सीधा 23 मान लेंगे और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻⁹ और प्लस 31 अपॉन, और इसको सीधा रख देंगे 9.1, इसको हटाएंगे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। जब 91 से 230 को डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें जो वैल्यू आएगी वो होगी 2.53 मल्टीप्लाई, और 31 में से 9 जाएगा तो हमारा निकल के आएगा 10⁻22। तो ये आपका जो है एक्सेलरेशन निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही प्रोटॉन का भी आप जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 1.5 जिसमें दिया हुआ है कि चार्ज मेटेलिक स्फीयर है जो कि सस्पेंड किया गया है नायलॉन थ्रेड से, जैसा कि मैंने दिखाया है, और अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी है जो कि इंसुलेटिंग हैंडल से उसको जो है रोका गया है, और वो जो मेटेलिक स्फीयर ए है उसके पास में लाया जाता है 10 सेंटीमीटर दूरी पर यानी डिस्टेंस पर, और उसको फिगर में दिखाया गया है। जो रिजल्टिंग रिपल्शन है उसको नोट किया गया है, मतलब उस पर बीम डाल के उसकी जो परछाई है उस परछाई में देखा गया कितना इंक्लाइनेशन है, तो उससे पता किया गया है कि उसका रिजल्टिंग रिपल्शन क्या है। फिर ये कह रहे हैं स्फीयर्स ए और बी जो हैं उनको टच किया गया है अनचार्ज स्फीयर सी से। जैसे यहां पर ये चार्ज एक स्फीयर है, चार्ज ए है और उसके पास में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा स्फीयर लाया गया है। इसका जो हैंडल जो है वो आपका इंसुलेटिंग है, ये बी 10 सेंटीमीटर पे इसे रखा गया है इनके सेंटर से। फिर ये कह रहे हैं कि दो अनचार्ज स्फीयर सी और डी जो है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो सी और डी को टच किया गया है ए और बी से, और उसके बाद उन दोनों यानी कि ए और बी को 5 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है, यानी कि यहां पर एक सी लेकर आए और सी यहां पर टच कर दिया स्फीयर को, यहां पर डी लेके आया उसको डी को टच कर दिया, उसके बाद सी और डी को हटा दिया और फिर से ए और बी जो स्फीयर हैं इन चार्ज को 5 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है। ये बी है और ये ए है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ, स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर्स बी एंड डी। अच्छा, यहां पर ए और सी और बी और डी, तो ए और सी आपस में आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे, और बी और डी आपस में आइडेंटिकल हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर दो चार्ज बॉडीज हैं और वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो अगर उनको टच किया जाता है तो चार्ज जो होता है वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पर। तो यहां पर अगर चार्ज मान लीजिए क्यू है तो यहां पर बचेगा Q/2, और अगर यहां पर Q डैश था तो यहां पर बचेगा Q'/2। तो अब इसमें हमें फोर्स देखना है कि फोर्स क्या होगा। सबसे पहली बात यहां पर इस केस में जो हमारा फोर्स जो था वो था, मान लीजिए इसके लिए फोर्स F है तो उसको हम निकाल लेते हैं K, यहां पर Q मान लिया, इसको Q डैश, तो Q डैश, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमने मान ली R²। उसके बाद जब टच करके C और D से टच करके फिर रखा गया 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो R/2 होगी, ये R है और ये R डैश है, तो यहां सीधी सीधी बात है R डैश इक्वल टू R/2, तभी तो 5 यहां पर आया।
तो इसको मान लिया कि अब जो फोर्स है वो एफ डैश है, तो एफ डैश इक्वल टू के क्यू डैश, तो यहां पर क्यू जो है वो क्यू बाई टू हो जाएगा और क्यू डैश जो है वो भी क्यू डैश बाई टू हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा, आर बाई टू, यानी आर बाई टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू के, यहां पर क्यू डैश, टू टू जा फोर, फोर आ जाएगा नीचे, और यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर, वो आ जाएगा नीचे, फोर से फोर कैंसिल। तो एफ डैश यहां पर क्या, ये जो है के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी एफ की है, तो यहां रख देंगे F। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगा दोनों केस में वो अनअल्टर्ड रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो ये आपके दो एग्जांपल मैंने इसमें कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ाऊंगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको पढ़ाऊंगा इसमें, और साथ में जो है पॉलीगॉन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कराऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि उससे हमें एक हौसला मिलता है कि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाएं। इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है मेरा भी बेनिफिट है इसमें। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।